हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट ऑफ साइंस क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 10th का जो बायोलॉजी का चैप्टर 9 है, जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th जो बायोलॉजी है उसमें चैप्टर 9 इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जैव विकास होता क्या है, इवोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन की। तो ये इवोल्यूशन होता क्या है, जैव विकास होता क्या है। तो देखो, सरल संरचना वाले यानी कि जो सिंपल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे आधुनिक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स जीवों के क्रमिक विकास को ही हम जैव विकास कहते हैं। ठीक है, सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को ही हम जैव विकास कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते थे, जीव जंतु होते थे, उनका जो स्ट्रक्चर होता था, जो संरचना होती थी, वो बहुत ही सिंपल होता था। ठीक है, पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते थे, जीव जंतु होते थे, उनका जो स्ट्रक्चर होता था, जो संरचना होता था, वो बहुत ही सिंपल होता था। लेकिन ये धीरे धीरे कैसे होते गए, कॉम्प्लेक्स होते गए। तो सिंपल से तो हम कह सकते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स होना ही क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि पहले के जितने भी जीव जंतु होते थे उनका जो स्ट्रक्चर होता था वो बहुत ही सिंपल होता था, सरल होता था। लेकिन धीरे धीरे ये कैसे होते जाते हैं, कॉम्प्लेक्स होते गए। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। मतलब पहले के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जीव थे, वो बहुत ही सरल थे। ना ही उनमें हार्ट होता था, ना ही ब्रेन होता था, ना ही लंग्स होते थे, ना ही किडनी होते थे। सीधे सीधे एक छोटा सा प्लांट आया, मॉस आया, काई जमा, फिर धीरे धीरे साइनोबैक्टीरिया आए, फिर उससे कुछ थोड़ा बड़ा प्लांट आया, फिर समुद्री जीव आए, कीड़े मकोड़े आए, रेंग के चलने वाले आए, मछली आए, उभयचर आए, ठीक, मेंढक आए। उभयचर यानी जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। फिर आगे के पैर उठा के चलने वाले आए, फिर बंदर कैटेगरी आए, फिर बंदर कैटेगरी से हम मनुष्य आए। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रहा है यानी इवोल्यूशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। सरल से क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स जटिल हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे, जैव विकास कहेंगे। सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को ही हम क्या कहते हैं, जीव विकास कहते हैं। कहने का सेंस ये है, मतलब ये है कि पहले जितने भी जीव होते थे उनका जो स्ट्रक्चर होता था वो बहुत ही सिंपल होता था। लेकिन ये धीरे धीरे क्या होते गए, कॉम्प्लेक्स होते गए। उनमें ना ही हार्ट होता था, ना ही लंग्स होते थे, ना ही किडनी होती थी, ना ही ब्रेन होती थी। सबसे पहले एक छोटा सा मॉस यानी कि काई जमा, फिर साइनोबैक्टीरिया, फिर उससे धीरे धीरे क्या, उससे कुछ थोड़े बड़े प्लांट आए, फिर समुद्री जीव आए, मेढक आए, मछली आए, ठीक है, उभयचर आए जो पानी में भी रह सकते थे, ज़मीन पे भी चल सकते थे, फिर रेंग के चलने वाले आए, फिर उससे कुछ बड़ा जीव आया जैसे कि आगे के पैर उठा के चलने वाले डायनासोर आए, फिर बंदर कैटेगरी आया, चिंपैंजी आया, फिर उससे हम मनुष्य आए। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। तो सरल से कॉम्प्लेक्स होना ही क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है। सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को ही हम क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। अब ये जैव विकास इवोल्यूशन होता कैसे है, अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, तो ये इवोल्यूशन होता कैसे है, जैव विकास होता कैसे है। देखो, अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, अगर हम बात करें लैंगिक जनन की यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो आप सबको पता होगा इसमें से जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं। उसी बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो यहाँ से ऑर्गेनिज्म से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे इसमें क्या होते हैं, कुछ वेरिएशन आते हैं। अभी मैंने बताया कि पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसमें क्या होते हैं, कुछ डिफरेंसेस आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं।
और उसी बदलाव को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उसमें क्या होंगे, कुछ बदलाव आएंगे, कुछ वेरिएशन आएगी, और यही वेरिएशन क्या करती है, अल्टीमेटली लीड करती है किस में, इवोल्यूशन में। अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उसमें क्या होगी, कुछ वेरिएशन आएंगे, और यही वेरिएशन अल्टीमेटली लीड करती हैं किस में, इवोल्यूशन में। तो ये तो हो गया लैंगिक जनन। अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी कभी कभी जो है वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। तो इसमें आप लोग को पता होगा कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्ट जो होते हैं अपने पेरेंट्स के कॉपी होते हैं, एग्जैक्ट जो होते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा ये क्या होते हैं, एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स के कॉपी होते हैं, लेकिन इसमें भी क्या होते हैं, कभी कभी वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे इसमें भी क्या होती है, कभी कभी वेरिएशन जो है आ सकती हैं। कैसे आएंगी, तो डीएनए कॉपी में कुछ एरर्स हो जाते हैं, डीएनए कॉपी में क्या हो जाते हैं, कुछ एरर्स आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होगी, यहाँ पे वेरिएशन जनरेट होगी। पेरेंट्स से जो ऑर्गेनिज्म से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उसके डीएनए कॉपी में कुछ एरर्स आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होगी, वेरिएशन जनरेट होगी, और यही वेरिएशन अल्टीमेटली लीड करती है किस में, इवोल्यूशन में, जैव विकास में। जब वेरिएशन क्या होता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है, जोड़ता जाता है, तो किस में लीड करता है, इवोल्यूशन में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इवोल्यूशन क्या होता है, सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक जटिल जीवों के क्रमिक विकास को हम क्या कहते हैं, जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन कहते हैं। कहने का सेंस क्या है कि पहले के जो ऑर्गेनिज्म होते थे उनका जो स्ट्रक्चर होता था बहुत ही सिंपल होता था, लेकिन धीरे धीरे ये कैसे होते जाते हैं, कम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो सिंपल से कम्प्लेक्स होना ही क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। फिर हमने देखा ये जैव विकास होता कैसे है। तो अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं इसमें क्या होगी, कुछ वेरिएशन आएगी, ठीक। और यही वेरिएशन क्या होती है, अल्टीमेटली लीड करती है किस में, इवोल्यूशन में, जैव विकास में। फिर इसमें देखा हमने अलैंगिक जनन में, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उसमें भी कभी कभी क्या हो जाती हैं, वेरिएशन आ जाती हैं। कैसे आती हैं, तो डीएनए कॉपी में कुछ एरर्स आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होगी, वेरिएशन जनरेट होगी। ये वेरिएशन क्या होती है, एक्यूमुलेट होता जाता है, जुड़ता जाता है, या कह सकते हैं अल्टीमेटली लीड किस में करेगी, इवोल्यूशन में, ठीक। तो इतना समझ में आया आप लोग को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से। हम बात करेंगे 12 रेड बीटल्स की, 12 रेड बीटल्स की, भृंग की, लाल भृंगों की। हम किसकी बात करेंगे, 12 लाल भृंगों की, रेड बीटल्स की, जो कि कहाँ रहते हैं, बूसल्स में रहते हैं, ग्रीन बूसल्स में रहते हैं, यानी कि हरी झाड़ी में रहते हैं। हम बात करेंगे 12 लाल भृंगों की, 12 रेड बीटल्स की, जो कि कहाँ रहते हैं, हरे कलर की झाड़ी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, हरे कलर की झाड़ी में रहते हैं। और ये बीटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। और ये बीटल्स क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे, जिसके कारण क्या होगी, वेरिएशन जनरेट होगी। जिसके कारण क्या होगी, वेरिएशन जनरेट होगी, वेरिएशन उत्पन्न होगी, जिसके कारण क्या होगी, वेरिएशन उत्पन्न होंगी। और यहाँ पे 12 रेड बीटल्स की जगह एक रेड बीटल्स में एक ग्रीन कलर का बीटल्स भी क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएशन के कारण क्या होगा, रेड बीटल्स में एक ग्रीन कलर का बीटल्स भी प्रोड्यूस हो जाएगा।
इस वेरिएशन के कारण क्या होगा, रेड कलर के बीटल्स में एक ग्रीन कलर के बीटल्स भी क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पे वेरिएशन की वजह से हमें दो तरह के बीटल्स की पॉपुलेशन देखने को मिली, एक रेड बीटल्स की और एक ग्रीन बीटल्स की। और ये ग्रीन बीटल्स भी क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और ये अपने कलर को, ग्रीन कलर को आगे क्या करेंगे, पास ऑन करेंगे। ठीक है, ये ग्रीन बीटल्स क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने ग्रीन कलर को आगे क्या करेंगे, पास ऑन करेंगे। तो यहाँ पे ग्रीन कलर के बीटल्स की नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जो बीटल्स हैं इनको कौवे भी खाते हैं, इनको कौवे भी जो है खाते हैं। इन बीटल्स को क्या है, कौवे भी खाते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के बीटल्स की हमको पॉपुलेशन दिख रही है, एक रेड बीटल्स की और एक ग्रीन बीटल्स की। और कहाँ रहते हैं, हरे झाड़ी में रहते हैं। तो यहाँ पे रेड बीटल्स और ग्रीन बीटल्स हैं जो कि हरे झाड़ी में रहते हैं। तो हरे झाड़ी में रेड वाला बीटल्स आसानी से छिप पाएगा या ग्रीन वाला बीटल्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो ग्रीन वाला बीटल्स है इस ग्रीन बुशेल्स में हरे झाड़ी में क्या होगा, आसानी से छिप जाएगा। और कौवे क्या करेंगे, रेड बीटल को आसानी से देख लेंगे। तो कौवे क्या करेंगे, रेड बीटल्स को खाने लगेंगे, जिसके कारण रेड बीटल्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और ग्रीन बीटल्स की संख्या अधिक हो जाएगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगा, ग्रीन बीटल्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और रेड बीटल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से जो इवोल्यूशन होता है इसे हम लोग नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयन। इस तरह से जो इवोल्यूशन होता है इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन। जो ग्रीन बीटल्स है, ये जो ग्रीन बीटल्स है यहाँ पे ये सराउंडिंग में, नेचुरल इन्वायरमेंटल में क्या है, बेटर एडेप्टेड है। इसीलिए नेचर इसको क्या करती है, सेलेक्ट करती है और इसके नंबर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन रेड बीटल्स क्या है, इस सराउंडिंग में, इस नेचुरल इन्वायरमेंटल में बेटर एडेप्टेड नहीं है, अच्छा नहीं है। इसीलिए संख्या में क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया। मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, 12 रेड बीटल्स यानी कि लाल ब्रिंग जो कि कहाँ रहते हैं, हरे झाड़ी में रहते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण वेरिएशन जनरेट होती है। तो यहाँ पर रेड कलर में एक ग्रीन कलर का बीटल्स भी क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। फिर ये ग्रीन कलर का बीटल जो होता है रिप्रोड्यूस करता है और अपने ग्रीन कलर को आगे क्या कर सकता है, अपने ऑफस्प्रिंग में पास ऑन कर सकता है। और इस बीटल्स को क्या है, कौवे भी खाते हैं। तो ग्रीन कलर का झाड़ी है और ग्रीन कलर के बीटल्स हैं। तो ग्रीन कलर के बीटल्स क्या करेंगे, इस ग्रीन कलर के झाड़ी में आसानी से छिप पाएंगे, नहीं दिखेंगे कौवे को। रेड वाले जो हैं आसानी से दिखेंगे। तो कौवे क्या करेंगे, इस रेड वाले बीटल्स को खाना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण रेड बीटल्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। धीरे धीरे रेड बीटल्स की संख्या क्या हो जाएगी, एकदम से खत्म हो जाएगी और ग्रीन बीटल्स की संख्या अधिक हो जाएगी। तो इस तरह से जो इवोल्यूशन होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, यानी जो नेचर के लिए बेटर एडेप्टेड होता है, इस सराउंडिंग में, इस नेचुरल इन्वायरमेंट में जो बेटर एडेप्टेड होता है, अच्छा होता है, नेचर उसको क्या करती है, सेलेक्ट करती है और उसके नंबर क्या हो जा रहे हैं, इंक्रीज हो जा रहे हैं, बढ़ जा रही हैं। लेकिन इस सराउंडिंग में नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए जो अच्छा नहीं होता है, बेटर एडेप्टेड नहीं होता, उसको नेचर क्या कर देती है, मार देती है। ठीक, ये संख्या में क्या हो गई, रेड बीटल्स कम हो गई। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा केस फर्स्ट है। ये ऊपर वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें देख सकते हैं 12 रेड बीटल्स हैं जो कि कहाँ रहते हैं, हरे झाड़ी वाले बगीचे में रहते हैं, हरे झाड़ी में रहते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण क्या होगी, वेरिएशन जनरेट होगी। और यहाँ पर रेड बीटल्स में एक ग्रीन कलर के बीटल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर ये ग्रीन बीटल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने कलर को आगे क्या करेंगे, पास ऑन करेंगे। फिर इन बीटल्स को कौवे भी खाते हैं। ठीक, तो ग्रीन कलर के बुशेल्स में जो ग्रीन बीटल्स हैं वो क्या, उसको कौवे को आसानी से दिखेंगे नहीं और रेड बीटल्स को कौवे आसानी से दिखेंगे। तो रेड बीटल्स को कौवे क्या करेंगे, खाने लगेंगे, जिसके कारण रेड बीटल्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और ग्रीन बीटल्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह के इवोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि जो नेचर के लिए बेटर एडेप्टेड होता है नेचर उसको सेलेक्ट करती है और जो अच्छा नहीं होता उसको नेचर सेलेक्ट नहीं करती और वो नंबर में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये तो क्या था, केस फर्स्ट था। ये क्या था, केस फर्स्ट था।
अब हम बात करेंगे केस सेकेंड की। तो इसमें भी हम बात करेंगे रेड बीटल्स की। इसमें हम लोग देखेंगे जो रेड बीटल्स है ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं। जिसके कारण क्या होगी, वेरिएशन जनरेट होगी। वेरिएशन उत्पन्न होंगी और यहाँ पे ग्रीन की जगह क्या होंगे, एक ब्लू कलर के बीटल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ग्रीन की जगह क्या होंगे, ब्लू कलर के बीटल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ग्रीन की जगह क्या होंगे, एक ब्लू कलर के बीटल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना ही रेड बीटल्स और ना ही ब्लू बीटल्स इस ग्रीन झाड़ी में छिप पाएंगे, ना ही यहाँ पे रेड बीटल्स इस ग्रीन झाड़ी में हरी झाड़ी में छुप पाएंगे और ना ही ब्लू बीटल्स जो है इस हरे झाड़ी में छुप पाएंगे। तो दोनों के लिए यहाँ पे सर्वाइवल एडवांटेज दोनों में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सर्वाइवल एडवांटेज दोनों में नहीं है, ठीक है। ना ही रेड बीटल्स क्या होंगे इस झाड़ी में छिप पाएंगे और ना ही ब्लू बीटल्स इस झाड़ी में छुप पाएंगे। अगर बात करें रेड बीटल्स की, जो कि कहाँ रहते हैं, हरे झाड़ी में रहते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण वेरिएशन जनरेट होगी। और रेड बीटल्स की जगह, ग्रीन बीटल्स की जगह क्या होंगे, एक ब्लू कलर के बीटल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रेड बीटल्स हैं और रेड बीटल्स में एक ब्लू कलर के बीटल्स भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना ही रेड बीटल्स और ना ही ब्लू बीटल्स इस हरे झाड़ी में छुप पाएंगे। दोनों के लिए यहाँ पे क्या है, सर्वाइवल एडवांटेज दोनों में नहीं है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक हाथी आता है, एक एलिफेंट यहाँ से गुजर रहा होता है, गलती से इस हाथी का पैर इस झाड़ी में पड़ जाता है। गलती से क्या होता है, इस हाथी का पैर इस झाड़ी में जो है पड़ जाता है। तो मोस्टली जो रेड कलर के बीटल्स है जो कि ऊपर रहते हैं, मोस्टली जो रेड कलर के बीटल्स हैं हाथी के पैर पड़ने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और ब्लू कलर के बीटल्स बच जाते हैं। तो ब्लू कलर के बीटल्स की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है रेड बीटल्स के कंपैरिजन में। तो इस केस में क्या हुआ, शुरुआत हुआ एक ब्लू बीटल्स से जो कि रेड बीटल्स के कंपैरिजन में सर्वाइवल अडैप्टिंग नहीं था, लेकिन सडन एक्सीडेंट की वजह से क्या होता है, रेड बीटल्स की संख्या कम हो जाती है, ब्लू बीटल्स की संख्या क्या हो जाती है, रेड बीटल्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो ब्लू बीटल्स की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इस तरह से जो इवोल्यूशन होता है उसे हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इस तरह से जो एवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन होता है, जैव विकास होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इवोल्यूशन किन दो वजहों से आ सकता है। एक देखा नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा देखा जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इस नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में क्या हो रहा है, सर्वाइवल अडैप्टिंग की वजह से, सर्वाइवल की वजह से इवोल्यूशन आ रहा है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या हो रहा है, सर्वाइवल अडैप्टिंग की वजह से इवोल्यूशन आ रहा है। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है, सडन एक्सीडेंट की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है। सडन एक्सीडेंट की वजह से अचानक से हाथी का पैर जो है झाड़ी में पड़ जाता है और मोस्टली रेड कलर के जो बीटल्स हो जाते हैं मर जाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या अंतर है, तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या अंतर है, नेचुरल सिलेक्शन में सर्वाइवल अडैप्टिंग की वजह से इवोल्यूशन आ रहा है और जेनेटिक ड्रिफ्ट में सडन एक्सीडेंट की वजह से इवोल्यूशन आ रहा है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, केस सेकेंड 12 रेड बीटल्स हैं जो कि ये भी कहाँ रहते हैं, हरी झाड़ी में रहते हैं और ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण वेरिएशन जनरेट होती है। तो यहाँ पे ग्रीन की जगह एक ब्लू कलर के बीटल्स जो हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में क्या है, दोनों ना ही रेड और ना ही ब्लू इस झाड़ी में छिप पाएंगे। तो यहाँ पे एक हाथी का पैर जो है, हाथी इधर से गुजर रहा होता है और गलती से हाथी का पैर जो है इस बीटल्स में, इस झाड़ी में पड़ जाता है। तो मोस्टली रेड कलर के जो बीटल्स होते हैं वो मर जाते हैं और ब्लू बीटल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती। तो इस तरह से जो इवोल्यूशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक
ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे हमने देखा इवोल्यूशन किन दो वजह से आ सकती है, एक नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेचुरल सिलेक्शन में सर्वाइवल एडाप्टिंग की वजह से इवोल्यूशन आती है और जेनेटिक ड्रिफ्ट में सडन एक्सीडेंट की वजह से इवोल्यूशन आ रहा है। तो ये तो हो गया केस सेकेंड। अब लास्ट है केस थर्ड। लास्ट है हमारा केस थर्ड। इस थर्ड में इसमें क्या होता है, जो बीटल्स होते हैं, जो रेड बीटल्स होते हैं जो कि हरे झाड़ी में रहते हैं, इनमें क्या होता है, प्लांट में कुछ रोग लग जाते हैं। ठीक है, पादप रोग लग जाते हैं, प्लांट डिजीज लग जाते हैं। रेड बीटल्स जो हैं हरे झाड़ी में रहते हैं, यहाँ पे जो झाड़ी रहती है वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ रोग लग जाते हैं, कह सकते हैं प्लांट डिजीज लग जाते हैं, पादप रोग लग जाते हैं, जिसके कारण जो बीटल्स हैं इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती, इनको पोषण जो है अच्छे से नहीं मिल पाता। न्यूट्रिशन क्या है, अच्छे से नहीं मिल पाता, जिसके कारण ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलता तो ये क्या करेंगे, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रेड बीटल्स हैं, प्लांट्स में कुछ डिजीज लग जाते हैं, प्लांट में कुछ रोग लग जाते हैं, पादप रोग लग जाते हैं, जिसके कारण इनको न्यूट्रिशन जो है अच्छे से नहीं मिलती और ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, प्लांट से डिजीज जो है ख़त्म हो जाती है, पादप रोग ख़त्म हो जाता है, इन्हें न्यूट्रिशन जो है अच्छे से मिलने लगती है और फिर से ये क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। जैसे लास्ट यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे क्या है, थर्ड केस में रेड बीटल्स हैं, इसमें 12 रेड बीटल्स हैं जो कि कहाँ रहते हैं, हरे झाड़ी में रहते हैं और पादप रोग की वजह से, प्लांट डिजीज़ की वजह से ये इनको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से क्या होता है, पादप रोग जब ख़त्म हो जाता है, प्लांट डिजीज़ ख़त्म हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, फिर से अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो इतना आप लोग को केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसमें, हम लोग इसमें जानना है समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन, संवृत्ति अंग, एनालॉगस ऑर्गन, अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे समजात अंग यानी कि होमोलोगस ऑर्गन, संवृत्ति अंग यानी कि एनालॉगस ऑर्गन, अवशेषी अंग यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समजात अंग की। समजात अंग क्या होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें समजात अंग की, होमोलोगस ऑर्गन की, तो ऐसे अंग जिसकी संरचना तथा उत्पत्ति क्या हो, समान हो, संरचना व उत्पत्ति समान हो, लेकिन कार्य क्या हो, भिन्न हो, अलग अलग हो। ठीक है, समजात अंग की बात करें, होमोलोगस ऑर्गन की बात करें, तो ऐसे अंग जिसकी संरचना व उत्पत्ति क्या हो, समान हो, लेकिन कार्य क्या हो, भिन्न हो। अगर हम बात करें होमोलोगस ऑर्गन की, तो जिसकी मॉर्फोलॉजी क्या हो, सेम हो, मॉर्फोलॉजी क्या हो, सेम हो, लेकिन फंक्शन क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो, फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। अगर बात करें समजात अंग की, होमोलोगस ऑर्गन की, तो जिसकी संरचना व उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य क्या हो, भिन्न हो, मॉर्फोलॉजी सेम हो बट फंक्शन क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट अंग हो, तो ऐसे अंग को हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। और इनके बीच की समानता को, इनके बीच की समानता को होमोलॉजी कहते हैं, होमोलॉजी कहते हैं। इनके बीच की समानता को क्या कहते हैं, होमोलॉजी कहते हैं।
ठीक है। ऐसे अंग जिसकी संरचना उत्पत्ति यानी कि मॉर्फोलॉजी सेम हो बट कार्य यानी कि फंक्शन क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे अंग को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। और इनके बीच की समानता को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, समजात अंग हो गया। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हो, सील के फ्लिपर। सील के जो फ्लिपर होते हैं यानी कि अगली टांगे होती हैं, वो तैरने के लिए होती हैं। किस लिए होती हैं, तैरने के लिए। सील के जो फ्लिपर होते हैं वो किस लिए होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, तैरने का कार्य करते हैं, तैरने के लिए होती हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, सील है। ठीक है, ये समुद्री इलाका में जो है ज़्यादा रहते हैं या बर्फीले जो एरियाज होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हो, जो इसके फ्लिपर हैं, ये जो दिख रही है क्या है, इसके फ्लिपर हैं, यानी कि आगे की जो टांगें होती हैं वो हैं। ये किस लिए होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, तैरने का कार्य होता है। ठीक है, तो सील के फ्लिपर क्या होते हैं, तैरने के लिए। मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए, मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए। पक्षी व चमगादड़ के पंख, पक्षी व चमगादड़ के पंख, इनका कार्य क्या होता है, उड़ने के लिए। घोड़े की जो टांगे होती हैं, आगे की टांगे होती हैं, घोड़े की जो आगे की टांगे होती हैं वो दौड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सील के फ्लिपर होते हैं तैरने के लिए होते हैं, मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने का कार्य करते हैं, पक्षी व चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, और घोड़े की जो अगली टांगे होती हैं वो दौड़ने के लिए होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि संरचना उत्पत्ति होता है, जो मॉर्फोलॉजी होता है वो सेम होता है, लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग हैं। कार्य क्या है, अलग अलग हैं। जैसे सील के फ्लिपर तैरने के लिए, मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए, पक्षी व चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, और घोड़े की टांगें जो होती हैं दौड़ने के लिए होती हैं। तो इनके कार्य क्या हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि संरचना और उत्पत्ति क्या होती है, समान होती है। जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, समजात अंग यानी कि ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचना क्या हो, समान हो, लेकिन कार्य क्या हो, अलग अलग हो। तो यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं क्या है, सील के फ्लिपर है, मनुष्य के हाथ है, पक्षी के और चमगादड़ के पंख है, घोड़े की जो टांगे हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, देख सकते हैं सेम होता है, लगभग क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इनका कार्य क्या है, अलग अलग है। ठीक है, सील के फ्लिपर तैरने के लिए, मनुष्य के जो हाथ होते हैं वस्तुओं को पकड़ने के लिए, पक्षी व चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की जो टांगे होती हैं दौड़ने के लिए। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उत्पत्ति, संरचना, उत्पत्ति, मॉर्फोलॉजी सेम होता है, लेकिन कार्य क्या है, यहाँ पे अलग अलग हैं। ठीक है, तो ऐसे अंग को हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। फिर दूसरा क्या है इसमें, समवृत्ति अंग। दूसरा क्या है, समवृत्ति अंग। अब ये समवृत्ति अंग क्या होता है, यानी कि एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है, तो ऐसा अंग जिसकी संरचना व उत्पत्ति अलग अलग हो, उसी का उल्टा हो जाएगा, संरचना व उत्पत्ति क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, लेकिन कार्य क्या हो, समान हो। कार्य क्या हो, समान हो। ऐसे अंग जिसकी मॉर्फोलॉजी क्या हो, अलग अलग हो, बट कार्य क्या हो, फंक्शन क्या हो, समान हो, तो ऐसे ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। ऐसे अंग जिसकी संरचना व उत्पत्ति अलग अलग हो, लेकिन कार्य क्या हो, समान हो, तो ऐसे अंग को हम लोग क्या कहते हैं, समवृत्ति अंग कहते हैं। जिसकी मॉर्फोलॉजी क्या हो, अलग अलग हो, बट फंक्शन क्या हो, समान हो, तो ऐसे ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पक्षी, कीट
व चमगादड़। जो पंख होते हैं, पक्षी के चमगादड़ के जो पंख होते हैं उनका कार्य क्या होता है? उड़ने का होता है, उड़ने का। ठीक है, पक्षी की तथा चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो उड़ने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे जो इनका संरचना उत्पत्ति होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जो इनकी संरचना होती है वो अलग होती है, लेकिन कार्य क्या होते हैं? समान होते हैं। सबके कार्य क्या होते हैं? उड़ने का ही कार्य करते हैं। ठीक है, उड़ने के लिए होते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे क्या है? चमगादड़ और पक्षी के पंख है, जो कि इनके स्ट्रक्चर देख सकते हो अलग अलग होते हैं, लेकिन कार्य क्या है? समान है, उड़ने का ही कार्य करते हैं। तो इस तरह के अंग को हम लोग क्या कहते हैं? समवर्ती अंग यानी कि एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं, जिनकी संरचना उत्पत्ति क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन कार्य क्या हो? समान हो। फिर लास्ट क्या है? अवशेषी अंग यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? तो देखो, ऐसे अंग जिसका मनुष्य के शरीर में कोई महत्व नहीं है, महत्व नहीं, ऐसे अंग जिसका मनुष्य के शरीर में कोई महत्व नहीं है। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। ऐसे अंग जिसका मनुष्य के शरीर में कोई कार्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है, ऐसे अंग को हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, यानी कि अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा मनुष्य के कड़पल्लव की पेशियाँ, कड़पल्लव की पेशियाँ। ठीक है, अवशेषी अंग यानी कि ऐसे अंग जिसका मनुष्य के शरीर में कोई कार्य नहीं होता, या कह सकते कोई महत्व नहीं होता, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा कड़पल्लव की पेशियाँ। ठीक है, ऐसे ही मनुष्य के शरीर में 100 से अधिक क्या होते हैं? अवशेषी अंग पाए जाते हैं। 100 से अधिक जो है अवशेषी अंग पाए जाते हैं। तो इतना समझ में आया होगा समजात अंग, समवर्ती अंग, अवशेषी अंग क्या होते हैं। समजात अंग जिसकी संरचना उत्पत्ति क्या हो? समान हो, लेकिन कार्य क्या हो? अलग अलग हो। समवर्ती अंग जिसकी संरचना उत्पत्ति अलग अलग हो, लेकिन कार्य समान हो। अवशेषी अंग जिसका मनुष्य के शरीर में कोई महत्व नहीं होता, उसे हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं, जैसे मनुष्य का कड़पल्लों की पेशियाँ। इतना आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग को 2 लोग के बारे में पढ़ना है, लेमार्क के बारे में और डार्विन के बारे में, जो कि अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।